हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये 3rd चैप्टर का 9th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्विज़ दिया था, क्विज़ 3.8, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 2 मेटालिक वायर्स A and B of the same material have the same length but क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन द रेशियो 1:2। मतलब हमारे पास 2 वायर्स हैं ए और बी जिनका मटेरियल सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है, लेकिन उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1:2 है। ठीक है, उसका रेशियो। तो अब बोल रहा है दे आर कनेक्टेड। फर्स्ट पार्ट है इन सीरीज़ और दूसरा पार्ट है इन पैरेलल। मतलब पहले उनको सीरीज़ में जोड़ा, फिर उसके बाद उनको पैरेलल में जोड़ा। तो इसमें पूछता है कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 वायर्स इन बोथ द केसेस 1 and 2। मतलब जब हमने सीरीज़ में जोड़ा था तब उनके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की दोनों मटेरियल के अंदर, दोनों वायर्स के अंदर, उसका रेशियो क्या होगा, और जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं, सीरीज़ में जोड़ लेते हैं इन दोनों वायर्स को। तो ये मान लेते हैं कि वायर ए है, ठीक है, और दूसरी वायर थोड़ा देखो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल है ना, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी इक्वल टू 1/2। तो बी का ज़्यादा हो गया तो उसको थोड़ा मोटा बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया। लेंथ दोनों की सेम है तो इसको हमने सीरीज़ में जोड़ दिया। सीरीज़ में कोई बैटरी के साथ लगाया होगा तो वो हम लगा लेते हैं, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जब सीरीज़ में लगते हैं, ये रेजिस्टेंस ही तो है वायर। ठीक है, तो सीरीज़ में क्या होगा, सीरीज़ में इन दोनों वायर से करंट सेम होगा। तो ऐसे बोलते हैं कि करंट सेम होगा, तो हमें पता है करंट का एक फॉर्मूला जो कि ऐसे लिख सकते हैं पहले, करंट थ्रू ए इक्वल टू करंट थ्रू बी। ठीक है, तो फिर अब करंट का फॉर्मूला हमको पता है NEA VDA। क्या मतलब है इसका, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी होती है ये। ठीक है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और A एरिया ऑफ A। ठीक है, A वाली वायर का एरिया है AA, और VDA क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू, अब इसके लिए भी लिख लेते हैं B के लिए, तो NEAB VDB। ठीक, देखो यहाँ पे n सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है दोनों का। ठीक है, और E तो चलो कांस्टेंट ही है, बस एरिया अलग है इसलिए हमने अलग लिख दिया, और VD हमको निकालना है उसका रेशियो। तो देखो VDA ये तो कट गया ना, NE और NE कट जाएगा, VDA अपॉन VDB ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AB अपॉन AA। ठीक है, और देखो हमें दे रखा है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका रेशियो 1:2 है, मतलब AA अपॉन AB क्या है 1:2। तो यहाँ पे AB अपॉन AA क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये डबल हो गया 2। तो रेशियो आ गया हमारा VDA अपॉन VDB इक्वल टू 2 आ गया। मतलब जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन्स की, वो A वाली वायर में ज़्यादा होगी, डबल होगी। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसमें, जो कि हमने पैरेलल में जोड़ा है। अगर इन दोनों को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जोड़ लेते हैं। ये वायर A है, ठीक है, इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं A और B। तो यहाँ पे हो गया ये A, और दूसरी वायर हो गई जिसका एरिया डबल है B। ठीक है, और उन दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ा है। तो पैरेलल में कोई बैटरी लगाई होगी तो हम भी लगा देते हैं 20 वोल्ट की बैटरी कोई भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं भी V तो आ नहीं रहा ना, इसलिए बैटरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी वोल्टेज, किसी भी कितनी बड़ी बैटरी छोटी बैटरी लगा दो, रेशियो यही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने बैटरी लगा दी। अब देखते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस A, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसके अंदर करंट जाएगा IA, ऐसे बोल देते हैं, और इसमें करंट जाएगा IB, क्योंकि अब करंट बराबर नहीं होगा ना, वोल्टेज बराबर होगा, करंट अलग अलग होगा।
ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस VA को लिख सकते हैं IA इंटू RA, ठीक है, और इक्वल टू IB इंटू RB, ठीक। अब इस IA करंट को हम लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला NEAA/VDA, ठीक। तो NEAA/VDA, इस रेजिस्टेंस को भी हम लिख सकते हैं ρL/A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है वायर के लिए, ρL/A है, तो रो लिख लेते हैं L लिख लेते हैं L, और AA लिख लेंगे, ठीक। ऐसे ही ये लिख लेते हैं IB NEAB/VDB, ठीक, और इंटू रेजिस्टेंस को भी लिख लेंगे ρL/AB। अब देखो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी तो सेम होगी ना, और लेंथ तो सेम दे रखा है उसने, इसलिए रो और L यहाँ पे सेम है। तो यहाँ से देखो कट जाएगा, ρL कट गया, NE भी कट जाएगा, ठीक है, AA यहाँ से कट गया, AB और AB यहाँ से कट गया, तो देखो ये तो बराबर ही आ गया, सब कट गया। तो VDA/VDB कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों वायर्स के अंदर सेम रहेगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा गया है दिल्ली 2008 में। इसमें बोल रहा है कि द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across a combination of 3 identical cells in series versus current is shown in the figure. What is the EMF of the cell? मतलब ये बोल रहा है कि 3 सेल हैं हमारे पास, ठीक है, तीनों आइडेंटिकल है, इसने बोला ना ये आइडेंटिकल सेल, 3 आइडेंटिकल सेल्स, 3 आइडेंटिकल सेल हैं, तो उसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा तीनों सेल का। तो ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया एक सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ठीक है, और ये हो गया तीसरा सेल, ऐसे, ठीक। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ये भी E हो जाएगा और R हो जाएगा, और ये भी E हो जाएगा और R हो जाएगा। तीनों का EMF और तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो 3 सेल हो गए। अब इनको सीरीज में लगाया है, ठीक, ऐसे लगाते हैं सीरीज में, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसने बोला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, मतलब ये मान लेते हैं हम, इसको A पॉइंट ले लेते हैं, उसको ये B पॉइंट ले लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा A और B के बीच में, उसका ग्राफ वर्सेस करंट ये बनाया गया है, ठीक है। यही बोला उसने, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेल्स, 3 आइडेंटिकल सेल्स, तीनों सेल के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ग्राफ बनाया गया है वर्सेस करंट। तो यहाँ पे हम करंट मान लेते हैं, इसके अंदर से कोई करंट निकल रहा होगा, I मान लेते हैं, ठीक। इसने सिंबल छोटा I बना रखा है तो हम भी छोटा I बना देते हैं, ठीक। अब देखो ये करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ऐसे बोलेंगे कि व्हेन करंट, देखो ये करंट बाहर निकल रहा है ना, इसका मतलब बैटरी करंट दे रही है। व्हेन करंट इज ड्रॉन, देखो यहां पे कुछ नहीं बोला गया कि करंट अंदर घुस रहा है बैटरी के, मतलब सेल्स के अंदर घुस रहा है करंट, कि बाहर निकल रहा है, इसमें तो सिर्फ ग्राफ दे रखा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया तो हमको मानना है कि करंट बाहर ही निकल रहा होगा, ठीक है, करंट इसमें से सेल में से बाहर निकल रहा होगा, ये हमको मानना है अगर उसने मेंशन नहीं किया तो। तो व्हेन करंट इज ड्रॉन, इसको बोलते हैं ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब भी बैटरी या सेल में से करंट बाहर निकलता है तो ऐसे बोलते हैं कि करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द, इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द सेल्स, 3 सेल है ना यहाँ पे, फ्रॉम द सेल्स, तो हम इक्वेशन लिख लेंगे पहले, यहां से A से चल के B तक पहुंचते हैं। VA क्या हो जाएगा, VA प्लस आ जाएगा, नहीं माइनस आ जाएगा, ये प्लस है ना, हम बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस E आएगा, ठीक है। और उसके बाद करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, प्लस IR, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से ये बैटरी मिल गई,
माइनस ई आ जाएगा, फिर दोबारा से इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर आएगा क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो तीनों सेल के लिए ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अब दोबारा से ये तीसरा सेल है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस आएगा ई और प्लस आई आर आ जाएगा, और इक्वल टू हम पहुँच जाएंगे वी पे बी पे, तो वी बी हो गया। तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा बताओ, वी ए माइनस वी बी ये आ जाएगा, देखो माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस 3e, तो उधर चला जाएगा तो 3a हो जाएगा 3e, ठीक। और आई आर हो जाएगा 3ir, और उधर जाके हो जाएगा माइनस 3ir, ठीक है। और इसी का ग्राफ बनाया तो इसने हम उसको ले लेंगे v, तो यहाँ पे जो है इसको हम v ले लेंगे, इसी को हमने v मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू 3e माइनस 3ir, ठीक। अब देखो ये पूछ रहा है कि EMF कितना होगा, EMF कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होंगे, यहाँ पे वोल्टेज होगा 0 और करंट 1 एम्पेयर दे रखा है, तो 1,0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस करंट है और करंट 1 एम्पेयर दे रखा है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 है, ये वाई एक्सिस है ना वोल्टेज, तो उसकी वैल्यू 0 है, तो 1,0 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे करंट 0 है तो 0 कॉमा और वोल्टेज की वैल्यू 6 है, 6 वोल्ट, तो 0,6, ठीक है। अब हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे डाल के यह वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा, ई भी निकल जाएगा। देखो तो पहले ये डाल देते हैं 0,6, मतलब करंट 0 है और वोल्टेज 6 है, तो यहाँ पे डाल देंगे इसको 6 इक्वल टू 3e माइनस 0, तो करंट 0 है ना, क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन है ये लाइन की इक्वेशन ही तो है, v और i के बीच में कैसा रिलेशन है, लाइन, तो वही दे रखा उसने। आप इसको बनाओगे तो लाइन ही आएगा, ठीक है। तो लाइन आएगा तो उसका मतलब ये इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, तो ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको आप 0,6 इसमें डाल दो, तो मतलब करंट 0 डाल दोगे तो 0 हो गया, और 6 यहाँ पे डाल दोगे तो इक्वल टू 3e हो जाएगा। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया, यही पूछा था उसने कि EMF ऑफ द सेल कितना है, 2 वोल्ट। एक चीज़ और है इसमें, हम ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट डाल देंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, मतलब करंट है 1 और वोल्टेज है 0, तो वोल्टेज 0 हो गई और करंट ये 3e तो इतना ही रहेगा, माइनस ये करंट की वैल्यू 1 है तो 3r हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कट जाएगा तो E इक्वल टू r, ये हो जाएगा ना, ऐसे लिख लेंगे 3e इक्वल टू 3r, r इक्वल टू e मतलब 2 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर आ गया, और ये सॉरी हाँ सर EMF तो यही आ गया था 2 वोल्ट, ठीक है। हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। इंटरनल रेजिस्टेंस हमसे पूछा नहीं गया था लेकिन हमने फिर भी निकाल दिया, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं, आपको ये निकालना आना चाहिए, दोनों चीज़ें, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, ये दिल्ली 2008 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मतलब एक हमारे पास वायर है और उसको हमने बेंड कर लिया सर्कल की फॉर्म में, ऐसे सर्कल बना लिया उसका, ठीक, और उसका रेजिस्टेंस है 4R। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 4R। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए डायामीटर। ये 2a भी ये गलत लिखा हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। मतलब सिंपली ये इसमें बोलना चाह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ डायामीटर, ठीक है। तो ये इसको हटा लेते हैं, हाँ, तो ये हो गया, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली ये बोलना चाहता है कि जो हमें ये सर्कल बनाया है हमने इस वायर से, उसके डायामीटर के अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो ऐसा है कि जब ये वायर को हमने सर्कल बनाया तो इसका रेजिस्टेंस ये, और हम डायमीटर बोलेंगे, ये ए और बी डायमीटर है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये वाला कितना रेजिस्टेंस होगा, ऊपर वाला ए से लेके ये, इसको R1 ले लेते हैं और इसको R2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो
ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये वायर जब थी तो इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 4R। अब इसको हम आधा आधा कर देंगे, मतलब इसके ये ऊपर वाली जो लेंथ है और नीचे वाली लेंथ दोनों बराबर है ना, और ये इसकी आधी तो होगी, ठीक है, क्योंकि डायमीटर के अक्रॉस निकालना है। तो ऊपर वाला एक सेमी सर्कल होगा, नीचे वाला सेमी सर्कल होगा, तो जो भी होगा दोनों की लेंथ बराबर होगी, लेकिन होगी इसकी आधी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो R1 होगा वो R2 के बराबर ही होगा, क्योंकि लेंथ दोनों की बराबर है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बराबर है ही, रेजिस्टिविटी मटेरियल सब बराबर है। तो इसका मतलब R1 और R2 बराबर है, ठीक। लेकिन R1 है कितना, इसका आधा होगा, इक्वल टू 4R/2। R1 और R2 बराबर हैं, और ये हैं कितने, 4R के आधे, क्योंकि R1 की जो लेंथ है वो 4R वाले लेंथ की आधी होगी, ठीक है, क्योंकि ये आधी लेंथ ऊपर आधी लेंथ नीचे, ऐसा ही तो है ना, ये सर्कल में बना दिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा, 2R। अब R1 और R2 2R के बराबर है, लेकिन ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, A और B के अक्रॉस। तो ऐसे लिखेंगे हम, पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, R इक्वलेंट 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 2/R, 1/R1 प्लस 1/R2 लिख लेते हैं अभी। और इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू है 2R, 1/2R प्लस 1/ फिर 2R। तो ये कितना हो गया, 2/2R। तो 2 कट गया, तो 1/R आ गया। तो R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये R आ गई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। सॉरी, इसमें एक गलती हो गई, हमने इसको 4R ले लिया, ये 8R दिया हुआ है, तो इसको हम 8R ले लेते हैं, गलती हो गई थोड़ी, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गलती से 4R ले लिया, लेकिन वो 8R दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो हमको 8R ही लेना पड़ेगा, 8R। तो अब R1 और R2 क्या हो जाएंगे, उसके आधे हो जाएंगे, तो 4R हो जाएगा, मतलब 8R/2, तो ये 4R। अब यहाँ पे हम रख देंगे, तो R1 की जगह 4R प्लस R2 की जगह भी 4R, तो कितना आ गया, 2/4R। तो 2 से ही कट जाएगा, करना बस ये तरीका तो वही है, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो, तो 1/2R। तो R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2R, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2012 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि फिगर शोज अ प्लॉट of current I flowing through the cross section of a wire versus the time t. Use the plot to find the charge flowing in 10 seconds through the wire. मतलब एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट का टाइम के साथ ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि 10 सेकंड के अंदर 0 से 10 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उस वायर से, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल है, इसमें हम एक रिलेशन यूज करेंगे। करंट होता क्या है, बेसिकली करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू dq/dt, ठीक है, dq/dt होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, dq इक्वल टू I/dt, ठीक। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज, ये इसको लिख देंगे Q, टोटल चार्ज Q हो जाएगा। इंटीग्रेशन dq क्या होता है, Q होता है ना, तो इसको स्मॉल लिख लेते हैं, टोटल चार्ज होगा Q। और ये क्या होता है, इंटीग्रेशन I/dt, कहाँ से लेके कहाँ तक करना है हमको इंटीग्रेशन, 0 से लेके 10 तक। तो 0 से लेके 10, टाइम की लिमिट डालनी पड़ेगी क्योंकि ये dt है ना टाइम, तो 0 से 10 सेकेंड। अब देखो इसको इवेल्युएट करना, वैसे तो हम कर सकते हैं ग्राफ, ये फंक्शन बना के, ये लाइन होगा और ये करंट यहाँ पे कांस्टेंट है, तब हम यहाँ पे करंट और टाइम का फंक्शन निकाल के इसमें डाल के हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा इंटीग्रेशन अगर हमारे पास आता है I/dt, या फिर इंटीग्रेट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारे पास ग्राफ है y और x, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ग्राफ बना हुआ है, तो इंटीग्रेशन y dx हमें एरिया देगा अंडर द कर्व, ये एरिया दे देगा हमको, जहाँ x1 से लेके x2 तक हम लिमिट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, ये x1 है ये x2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लगाएंगे, तो हमें उस लिमिट के बीच में, कर्व के बीच में और x एक्सिस के बीच में जो भी एरिया बाउंड होगा वो मिल जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये वैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं,
लेकिन ठीक है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसका हम यूज़ करेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या, ये भी एरिया अंडर द कर्व होगा। 0 से लेके 10 सेकंड तक का जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा, ये हो जाएगा हमारा Q के बराबर। ठीक है, तो इसको इवेलुएट कर लेते हैं। ये वाला एरिया कितना होगा, इसको बोल देते हैं A1, ये ट्राइंगल वाला एरिया, और इसको बोल देते हैं A2। ठीक है, तो Q इक्वल टू ऐसे हो जाएगा A1 प्लस A2। तो A1 की वैल्यू क्या होगी, ये ट्राइंगल है तो अब देखो इसकी ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखो ये 5 का मतलब यहाँ पर है, ये इतना 5 है ये वाला, तो इसकी हाइट 5 हो गई, ये वाला हाइट 5 हो गई, और इसका जो बेस है ये भी 5 हो गया। ठीक है, तो उसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गई, 5 5 दोनों 5, और प्लस दूसरा वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके ये इस ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि 5 से लेके 10 तक ये लेंथ कितनी होगी, ये भी 5 होगी। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ भी 5 थी ना, ऐसे लिख लेते हैं। चलो ये लेंथ 5 है, ये भी 5 हो जाएगा 5 से लेके 10 तक, और ये भी 5 है। ठीक, तो फिर एक मिनट, ये भी 5 है, सब 5 है। तो रेक्टेंगल का ये तो स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 5 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 25 कॉमन ले लेंगे, 5 इंटू 5 25 है ना, और ये भी 25 है, 25 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, हाफ प्लस 1, तो 3/2, तो 75/2 कूलम इतना चार्ज पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये ऑल इंडिया 2008 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स X एंड Y ऑफ सेम डायमीटर आर जॉइंट इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी। मतलब 2 वायर X और Y है, उनका डायमीटर सेम है। ठीक है, और उनको सीरीज में जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। ठीक, ऐसे बना लेते हैं, एक ये वायर है और दूसरी ये वायर है। ठीक है, इनको हमने बैटरी से जोड़ दिया ऐसे करके, इसको X ले लो, इसको Y ले लो। अब बोल रहा है इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X इज ट्वाइस दैट इन Y, मतलब नंबर डेंसिटी n ऑफ X इज इक्वल टू ट्वाइस n इन ऑफ Y। ठीक है, नंबर डेंसिटी जो है X में वो डबल है Y के। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 वायर्स, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको रेशियो बताना है। अब देखो ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमें पता है, हम ऐसा कर भी चुके हैं कि करंट तो सेम होगा, तो करंट थ्रू X इक्वल टू करंट थ्रू Y। इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है, NX E A, और देखो एरिया बराबर ही है, इसमें बोला डायमीटर बराबर है, तो एरिया दोनों का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हम A ले लेते हैं उसको। AVDX इक्वल टू NY EAVDY। अब ये EA तो कट गया, और NX क्या है, 2NY। ठीक है, VDX इक्वल टू NY VDY, NY भी कट जाएगा, तो अब VDX अपॉन VDY कितना आया, ये आ गया 1/2। ठीक है, तो हमने निकाल दिया ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो, 1/2 आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाई अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। मतलब ये कॉन्स्टेंटन एक अलॉय होता है, मैंगनीन भी एक अलॉय होता है। ये अलॉय हम यूज़ क्यों करते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए, यही पूछ रहा है क्यों करते हैं, तो वही बताना है हमको। देखो ऐसा है कि स्टैंडर्ड रजिस्टर होता है क्या है, स्टैंडर्ड रजिस्टर मतलब कि ऐसे रजिस्टर जिनके रेजिस्टेंस चेंज नहीं होते, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, जितना कांस्टेंट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा स्टैंडर्ड रजिस्टर का। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती रहेगी रेजिस्टेंस की, तो फिर हमारे एक्सपेरिमेंट्स में जब हम स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज़ करते हैं तो फिर एरर आने शुरू हो जाएंगे ना। अगर स्टैंडर्ड रजिस्टर की ही वैल्यू चेंज होने शुरू हो जाए
तो हमारे सिस्टम के अंदर एरर बढ़ जाएंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड रजिस्टर का रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। तो ऐसे लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टर should have almost constant value of resistance। मतलब स्टैंडर्ड रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेरिएशन जितना कम होगा उतना कम एरर आएगा। ठीक, अब लेकिन देखो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये कांस्टेंट कैसे रहेगी या लगभग कांस्टेंट कैसे रहेगी। अब देखो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे ये हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता रहता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, तो फिर कांस्टेंट कहाँ से रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पर डिपेंड करे, फॉर्मूला है रेजिस्टेंस ऐसे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। हम टेम्परेचर का तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे मान लो कि कहीं हॉट एनवायरनमेंट है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, या फिर मौसम चेंज हो गया या ठंड हो गई, जो भी हो गया, टेम्परेचर ऊपर नीचे कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन हम दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, ये अल्फा हमारे पास है, ये जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन कम होगा। मान लो कि अल्फा की वैल्यू 0 है, तो फिर 0 का मतलब टेम्परेचर कुछ भी होता रहे, R1 और R2 तो बराबर हो जाएंगे ना। मतलब टेम्परेचर कुछ भी ऊपर नीचे हो, R1 R2 बराबर होगा। इसका मतलब ये जितना कम होगा, अल्फा की वैल्यू जितना 0 के पास होगी उतना रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन कम होगा। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि अल्फा मस्ट बी लो, अल्फा कम होना चाहिए टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। ठीक है, और ये अल्फा कम किसका होता है, ये अलॉयज इनका होता है। इसीलिए हम अलॉयज को, ये वाले अलॉयज कॉन्स्टेंटर और मैंगनीन को यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन हैव लो अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या होता, क्या अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो वो जो भी हम मटेरियल यूज करें उसका अल्फा कम होना चाहिए। तो इसीलिए, और ये हमें पता है कि कांस्टेंट और मैंगनीन का अल्फा काफी कम होता है, इसीलिए इन मटेरियल्स को हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई मेटल है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हमने बैटरी लगाई तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली इसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, मतलब एक डायरेक्शन में चलते रहेंगे क्या। यहां बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे, ये इस डायरेक्शन में नहीं, ऐसा नहीं होता, यही पूछ रहा है। तो ऐसा ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो क्या वो दोनों सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे नहीं चलते, क्योंकि अभी भी ये रैंडम चलते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर बैटरी नहीं थी तो ये कैसे चलते, ये ऐसे चलते, ऐसे 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 चलते। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये ऐसे चलता, ऐसे चलता, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब ये जब बैटरी लग जाएगी तब ये कैसे चलेगा, तब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नहीं चलेगा,
और ये भी ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। बैटरी लगने के बाद इनका पाथ लगभग यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे? अब ऐसा हो जाएगा, देखो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा और उसके बाद ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक। एक मिनट दोबारा बना लेते हैं। ये हो जाएगा ऐसा, ये और ये, और इसका भी कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा और फिर ये। देखो दोनों पाथ में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ये जो पाथ चेंज हुआ इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। जो दोनों पाथ के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ये इसी को बोलते हैं, इसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट है। तो ये ड्रिफ्ट हुआ, ये क्या सीधे सीधे चलने से आया? नहीं, ये भी टेढ़े, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रैंडमली मूव कर रहा है। मतलब अब रैंडम इतना नहीं है, लेकिन ये हमेशा थोड़ा थोड़ा खिसकता रहता है। किस तरफ? एक डायरेक्शन में खिसकता रहता है ऐसे। लेकिन इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। अभी भी वो रैंडम ही मूव ही कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा पाथ चेंज हो गया पहले से, ठीक है। तो ये भी ड्रिफ्ट है। तो इसमें ये चीज ऐसे लिख सकते हैं, इसने ये पूछा है जैसे डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सेम डायरेक्शन है तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन इनका जो ये जो ड्रिफ्ट है ये किस वजह से आया है? पाथ के चेंज होने से, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल मूविंग randomly but their paths are slightly shifted, ठीक है, which results in drift. The drift is in the same direction. Drift of all electrons, ऐसे बोल देंगे, drift of all electrons are in same direction. देखो ड्रिफ्ट तो सेम डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये तो इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। देखो हमने जब बैटरी लगाई है 20 वोल्ट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑपोजिट जाएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये इधर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि सीधी लाइन पे चलते रहेंगे, ये टेढ़े मेढ़े भागते हैं। लेकिन इनका जो पाथ है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ऐसा शिफ्ट होता है, ऐसा शिफ्ट हो जाएगा कि जो पुराना पाथ है और नया पाथ है उनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, उसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। और जो ड्रिफ्ट होगा ये हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? ये सेम डायरेक्शन में होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ड्रिफ्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑल इंडिया 2012 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ मैग्नीनिन हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर? मतलब बोल रहा है कि एक कॉपर की वायर है, ठीक है, और एक है मैग्नीनिन की, ये 2 वायर है, एक कॉपर और, इसको कॉपर लिख लेते हैं C और मैग्नीनिन लिख लेते हैं M। कॉपर और मैग्नीनिन हैव द सेम रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीनिन, ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन सी वायर थिकर है, मतलब किसका रेडियस या डायमीटर ज्यादा होगा, किसका एरिया ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो मोटी होगी, साफ सी बात है, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम है, L और L ले लेते हैं। तो देखो अब हम रेजिस्टेंस को लिख लेंगे रो C L अपॉन AC इक्वल टू रो M L अपॉन AM। L तो कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका हम ये देख लेंगे।
कि ए इसको इधर ले जाएंगे, ए एम अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, इक्वल टू रो एम अपॉन रो सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। रो सी को नीचे लेगा, ए एम को ऊपर लेगा, तो ए एम अपॉन ए सी इक्वल टू रो एम अपॉन रो सी। अब हमें यह पता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर यही होता है, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ये हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लोएस्ट, ठीक है, क्योंकि जो कॉपर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। तो इसीलिए अगर कंडक्टिविटी कॉपर की सबसे अच्छी होती है तो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी सबसे कम मतलब मैग्नीशियम से भी कम हो जाएगी कॉपर की रेजिस्टिविटी, मतलब रो सी लेस देन रो एम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है इसको नीचे ले जाएंगे, वन इस ऐसे लिख लेंगे, रो एम अपॉन रो सी, मतलब रो एम अपॉन रो सी वन से बड़ा है, यही मतलब हुआ ना, वन से बड़ा है रो एम अपॉन रो सी। तो रो एम अपॉन रो सी वन से बड़ा हो गया तो ए एम अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ये भी तो वन से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रो एम अपॉन रो सी वन से बड़ा है, तो ये इसके बराबर है, तो ए एम अपॉन ए सी भी वन से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ए एम इज ग्रेटर देन ए सी, मतलब एरिया ऑफ मैग्नीशियम ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर। इसका मतलब एरिया ज़्यादा हो गया मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम हो जाएगी थिकर वायर। तो ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम इज थिकर, ठीक है। और रीजन हमने दे दिया क्योंकि एरिया ज्यादा होगा। एरिया क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा है। ये मतलब ये जो भी है रीजन कि रो एम अपॉन रो सी वन से बड़ा है, और हमने ये रेजिस्टेंस बराबर करके देख लिया, तो ए एम अपॉन ए सी रो एम अपॉन रो सी के बराबर आ रहा है, और ये रो एम अपॉन रो सी वन से बड़ा है, तो ये भी ए एम अपॉन ए सी भी वन से बड़ा हो जाएगा। तो मैग्नीशियम इज थिकर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल्ली के अंदर पूछा गया है 2013 में। इसमें बोल रहा है अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम एज शोन इन द फिगर दी हुई है, और ये बैटरी लगा रखी है 2 और एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट निकालना है इसके अंदर। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर करंट कुछ है आई इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर हम लगा लेंगे किरचॉफ्स लॉ लगा लेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल लगा लेंगे। तो एक लूप में हम इक्वेशन लिख लेंगे ए बी सी डी ऐसे ले लेते हैं। तो सिंपल सा एक ही लूप है इसमें, तो ए बी सी डी ए यही लूप लगा लेते हैं। तो ए से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये लिख लेंगे। लूप में सबसे पहले ये बैटरी आई है, तो इसको लिख लेंगे -10, ठीक। और आगे बढ़ेंगे, ये क्या आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं हम, तो 200 आएगा प्लस का 200, ठीक। और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये करंट ऐसे घूम के आएगा ना यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, -I × 38 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, सॉरी ये 200 है, तो ये कितना हो जाएगा 190, तो ये हो जाएगा हमारा 190 -I × 38 इक्वल टू 0, तो 38I इक्वल टू 190 हो जाएगा, और I हो जाएगा 190 अपॉन 38, और ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 5 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल्ली में पूछा गया है 2013 में। बोल रहा है कि अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस r ड्रॉज अ करंट I, राइट द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V इन टर्म्स ऑफ E, I एंड R। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सेल है, ठीक है, जिसका EMF दे रखा है E, और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रखा है R, ठीक। और उसमें से ड्रॉ करते हैं करंट। अब देखो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेल में से अगर करंट ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि उस सेल से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। करंट बाहर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि करंट को ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक। तो अब वो पूछा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है कि इस सेल, ये जो सेल है, इसके अक्रॉस, इस सेल के
अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, ये पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसको ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, तो ए से चलते हैं बी की तरफ, तो वी ए, उसके बाद ये प्लस है ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस ई। ठीक है, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा प्लस आई आर इक्वल टू, हम बी पे पहुंच जाएंगे तो वी बी हो गया, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है, तो ये वी ए माइनस वी बी इसी को बोलते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सेल उसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और वो उसने वी ले लिया तो हम भी वी ले लेते हैं, तो वी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने निकाल दिया रिलेशन, वही पूछा था उसने कि ई आई आर के बीच में मतलब इसके टर्म्स में रिलेशन निकाल दो, तो निकल गया रिलेशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी वर आस्क्ड टू पिक अ रजिस्टर ऑफ 15 किलो ओम फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, मतलब 2 स्टूडेंट्स ए और बी हैं, उनको बोला गया है कि 15 किलो ओम रेजिस्टेंस पिक करना है। ठीक है, कलेक्शन में से किसी, तो ए पिक्ड अ रजिस्टर विद बैंड्स ऑफ कलर्स, तो कलर कोडिंग दे रखी है तो उसी पे क्वेश्चन है ये। तो ए ने पिक किया है एक ऐसा रजिस्टर जिसके ऊपर कलर्स हैं ब्राउन ग्रीन ऑरेंज। ठीक है, और वाइल बी चूज अ रजिस्टर विद बैंड्स ऑफ ब्लैक ग्रीन रेड, तो हु पिक्ड द करेक्ट रजिस्टर। तो दोनों ने कुछ कोई एक रेजिस्टेंस ए ने उठा लिया, दूसरा बी ने उठा लिया, तो दोनों रेजिस्टेंस हमको देखना है कि किसने सही वाला रेजिस्टेंस उठाया है, मतलब किसका रेजिस्टेंस 15 किलो ओम आएगा। तो ये देखो ये कलर दे रखे हैं, तो हमने पढ़ रखे हैं कि कलर से हम कैसे निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। तो देखो एक बार हम वो टेबल देख लेते हैं। तो देखो ये टेबल है जिसमें कि कलर शो किए गए हैं और सबके आगे नंबर लिखा हुआ है, मल्टीप्लायर लिखा हुआ है। तो हम सीख चुके हैं कि कैसे अब ऐसा रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर कलर बैंड बने होते हैं। तो ऐसे ही ए ने पिक किया, बी ने पिक किया, तो उसमें भी कलर हैं, तो उनके कलर के हिसाब से हम ये रेजिस्टेंस लिख लेंगे। तो ए ने पिक किया है ब्राउन ग्रीन ऑरेंज, तो ब्राउन ग्रीन ऑरेंज ये ए ने पिक किया है, तो ब्राउन के आगे देखो क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है, और ग्रीन के आगे क्या लिखा हुआ है 5, तो ब्राउन ग्रीन ऑरेंज, और ऑरेंज के आगे लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो पहला कलर ब्राउन है तो 1 आ जाएगा, उसके बाद ग्रीन है तो 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर इंटू 10 की पावर, फिर वो ऑरेंज के हिसाब से आ जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, तो यही आ गया इसका। तो इसको लिख लेते हैं। तो ए ने जो कलर पिक किए, ए ने जो रजिस्टर पिक किया था उसके ऊपर ब्राउन था पहला कलर, तो ऐसे लिख लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए, मतलब ए वाला रजिस्टर जो था उसका रेजिस्टेंस आर ए ले लेते हैं। तो पहला कलर ब्राउन था और ब्राउन के आगे लिखा हुआ था 1, तो पहला नंबर हो जाएगा 1, और दूसरा फिर हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा ग्रीन के हिसाब से, ग्रीन के आगे 5 लिखा हुआ था तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू जो तीसरा कलर होता है वो मल्टीप्लायर देता है, तो 10 की पावर 3। ठीक है, ओम, यही आ गया, और आगे कोई कलर नहीं है तो फिर ठीक है। तो ये तो हमारा ए वाला सही आ गया, तो दूसरा वाला तो फिर गलत ही होगा। ठीक है, आर भी गलत हो जाएगा। तो किसने पिक किया है सही रजिस्टर, यही है ना, 15 किलो ओम पिक करना था, तो वो ए ने ही पिक कर दिया। ये किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है। तो ऐसे लिखेंगे कि ए पिक्ड द करेक्ट रजिस्टर। ठीक है, तो यहां पे आप लिख भी सकते हो कि ब्राउन के आगे 1 है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा ए का वो यही आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कलर देता है, ये कौन सा, ये कलर है ब्राउन, और ये वाला आया है किसकी वजह से, ग्रीन, दूसरा जो नंबर है वो ग्रीन की वजह से आया है, और ये जो मल्टीप्लायर है ये ऑरेंज। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2014 में। इसमें बोल रहा है हाउ डज वन एक्सप्लेन इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी
जो बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? तो देखो हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है m/n/e² टाउ। ठीक है, देखो m क्या चीज़ है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट रहता है। e है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है। n क्या है? n है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो मेटल के केस में सेम रहता है। ठीक है, फॉर मेटल्स n इज कांस्टेंट, मतलब हर एक मेटल के लिए उसकी जो वैल्यू होगी n की वो कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो कि कॉपर के 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो फ्री रहेंगे टेम्परेचर कुछ भी हो। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने से वो ज़्यादा कम नहीं होते, वो उतने ही रहते हैं। तो ये n हो गया कांस्टेंट, तो टाउ ही होगा डिसाइड करने वाला रेजिस्टिविटी को। तो टाउ होता क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऐसे लिख सकते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है? 2 कोलिजन में के बीच में, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है और यहाँ पे पहले यहाँ पे टकराया, उसके बाद यहाँ टकराया, किसी से टकराया होगा ना दूसरे इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन जब दो कोलिजन के बीच में जितना टाइम उसने लगाया, या एक से मतलब पहला यहाँ पे टकराया, दूसरा यहाँ पे टकराया, तो बीच में जितना भी टाइम उसने लगाया उसको बोलते हैं, 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो ये हो जाएगा कम। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी जो होती है, रैंडमनेस भी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रैंडम जो वेलोसिटीज होती हैं इनकी, वो भी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर ये जल्दी जल्दी टकराएगा। तो जल्दी जल्दी टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा 2 कोलिजन के बीच में वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। अब ये टाउ डिक्रीज हो गया, ठीक, तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो रो, मतलब टाउ डिक्रीजेस, ऐसे बोल सकते हैं, टाउ डिक्रीजेस तो रो इंक्रीजेस। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे रेजिस्टिविटी मेटल में बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया टेम्परेचर इंक्रीजेस, टाउ डिक्रीजेस एंड रो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है दिल्ली में 2014 में। तो इसमें बोल रहा है ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ मटेरियल Ga गैलियम आर्सेनिक। ठीक है, GaAs। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस, और दूसरा पार्ट है वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। तो देखो ये तो हमें याद होना चाहिए कि गैलियम आर्सेनिक का जो करंट और वोल्टेज का वेरिएशन है वो कुछ ऐसा होता है। ये इधर करंट हो गया, इधर हमने वोल्टेज ले लिया। ठीक है, और फिर ऐसे जाता है, ये ऐसे घूम के ऐसे जाता है कुछ। तो अब देखो ये ऐसा वेरिएशन, ये तो हमको पता होना चाहिए ऐसा होता है। ठीक, तो इसमें एक्चुअली ये ओम्स लॉ हर जगह फॉलो नहीं होता। जहां पे ओम्स लॉ फॉलो होता है, आप देखो देख लेते हैं इसको। आगे बोल रहा है आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है जहां पे स्लोप नेगेटिव होगा वहां पे रेजिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब स्लोप ये होता क्या, देखो V इक्वल टू IR होता है ना, और V और I का अगर हम ये ग्राफ बनाइए तो ओम्स लॉ है, लेकिन यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लग रहा। ठीक है, ये ओम्स लॉ, लेकिन यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगेगा। छोटे छोटे पोर्शन में आप ओम्स लॉ लगा सकते हो, जहां पे ओम्स लॉ नहीं लगता वहां पे हम ऐसे बोलते हैं डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा I इंटू R। ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में लगा सकते हो आप ओम्स लॉ। जैसे आपने यहां से लेकर यहां तक लगा लिया, तो इस बीच में ओम्स लॉ आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली एक लाइन हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कि यहां से लेकर यहां तक लगा दिया। ठीक है, क्योंकि फिर यहां से लेकर यहां तक तो एक लाइन को अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते ना। ये छोटा पोर्शन तो फिर भी एक लाइन एज्यूम कर सकते हो, लेकिन यहां से लेकर यहां तक एक लाइन एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा कर्व बन रहा है। ठीक है, इसीलिए हम ये डेल्टा V, ये छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, और उस पर जो चेंज इन वोल्टेज है और चेंज इन करंट है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं यार, फॉर नॉन ओहमिक डिवाइसेस,
जिस पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता उस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, तो ठीक है, ये तो दूसरी बात हो गई। अब इसमें पूछा है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस हमें बताना है कहां पर होगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस मतलब स्लोप। अब देखो डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा आई आर, तो जहां पे हमारा स्लोप ये आर हुआ क्या, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, तो जहां पे वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो ये जो आर है ये स्लोप ही तो हुआ ना, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा, स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें पूछा है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां पर है, वो रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहां पे रेजिस्टेंस नेगेटिव है, यहां से लेके यहां तक, ये रीजन इस वाले रीजन में यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है इसको नाम दे देते हैं ए से लेके बी तक, नेगेटिव ऐसे लिख देते हैं, आर इज नेगेटिव, नेगेटिव रेजिस्टेंस है ए से लेके बी तक, यहां तक, क्योंकि स्लोप ही नेगेटिव है। ठीक है, और दूसरा उसने पूछा है कि वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। अब देखो ओम्स लॉ कहां पे लगेगा, ओम्स लॉ लगेगा, ये देखो सीधी लाइन लग रही है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसके बाद कर्व हो गया, तो जहां पे कर्व हो गया उसके बाद वहां तक छोड़ देते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि ये इस रीजन में ये ओ मान लेते हैं, ओ से लेके ये सी ले लेते हैं, ओ सी, यहां पे बोल देंगे ओ नीचे लिख लेते हैं इसको, इस वाले ग्राफ इस वाले रीजन में ओ सी में ओम्स लॉ इज ओबेड। ठीक है, तो ओम्स लॉ इस लाइन, ये एक लाइन लग रहा है तो इसीलिए ये ओम्स लॉ यहां पे लग जाएगा, लेकिन उसके बाद ये कर्व आ गया, ये चेंज हो जाएगा, कुछ वेरिएशन अलग ही हो रहा है, कुछ लाइन तो है नहीं, तो ओम्स लॉ यहां नहीं लगेगा। तो यहां पे और नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां होगा, जहां पे स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है आईवी ग्राफ फॉर अ मेटेलिक वायर at two different temperatures T1 and T2 is shown in the figure. Which of the two temperatures is lower and why? अब देखो ये IV ग्राफ दे रखा है, I ऊपर है V नीचे है, तो इसमें बोल रहा है कि अब ये अलग अलग टेम्परेचर है T1 T2, तो कौन सा टेम्परेचर, एक ही वायर है, एक ही मेटालिक वायर है, कौन सा टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है कि ये जो भी ये मेटल वायर है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दोनों टेम्परेचर पे कर रहा है ओम्स लॉ को फॉलो। तो अब T1 वाले टेम्परेचर पे ऐसे मान लेते हैं कि T1 वाले टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R1 इज द रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर, और T2 पे इसका रेजिस्टेंस R2 है, क्योंकि भाई मेटल का रेजिस्टेंस तो अलग अलग होता है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हम बोल सकते हैं ओम्स लॉ, ये बोलता है V इक्वल टू आई आर। ठीक, और R को ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, और V अपॉन आई का मतलब ये हुआ कि VI ग्राफ, जैसे कि मान लो VI ग्राफ है तो उसमें जो स्लोप होगा वही रेजिस्टेंस होगा। ठीक, और जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, लेकिन ये IV ग्राफ है। IV ग्राफ में क्या हो जाएगा, हमको VI ग्राफ, हमें क्या करना है, VI ग्राफ में, VI का मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इधर V है, ठीक है, और इधर I है। तो अगर मैंने ये दो लाइन बनाई, मान लो A और B, ठीक है, तो किसका स्लोप ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, ये Y एक्सिस है V और X एक्सिस है I, तो इसमें बोल सकते हैं कि A का स्लोप ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा एंगल बना रहा है X एक्सिस से। ठीक है, A का स्लोप ज़्यादा हो गया, स्लोप ऑफ A इज मोर देन स्लोप ऑफ A, क्योंकि A का जो एंगल बना रहा है ये X एक्सिस से वो ज़्यादा है स्लोप ऑफ B। अब इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, I को इधर ले जाऊं, I को इधर ले जाऊं और V को इधर ले जाऊं, तो होगा कुछ नहीं, बस ये A नीचे आ जाएगा, A V के पास है ना, तो ये V मान लो, तो A इधर आ जाएगा और B इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब घुमा दूं उसको मैं, तो ऐसा हो जाएगा V, ये जो A है ये I से ज़्यादा एंगल बना रहा है ना, तो ये A को I से ज़्यादा एंगल बनाने के लिए ऐसा ही तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी ये ऐसा है तो इसको ज़्यादा एंगल दिखाना पड़ेगा,
आई से ज़्यादा एंगल बना रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब आई वी ग्राफ में जो नीचे की तरफ है उसका स्लोप ज़्यादा होगा और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। स्लोप ऑफ बी से ज़्यादा है तो इसको बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए ज़्यादा है रेजिस्टेंस ऑफ बी से। तो आई वी ग्राफ में जो नीचे वाला होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब R2 यहाँ पे आई वी ग्राफ में जो ये नीचे वाला है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। और हमें ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है R1 से, R2 ज़्यादा है R1 से, इसका मतलब टेम्परेचर T2 भी ज़्यादा होगा T1 से, ठीक है। इसका मतलब T1 तो लोअर हो गया, क्योंकि हमको पता है कि हायर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है मेटल के केस में, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है ना, ये हमने पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा, तो इसका मतलब T2 ग्रेटर देन T1, तो T1 इज लोअर, ठीक है। तो इसमें जो हमने रीजन दिया है ये है कि आई वी ग्राफ में, मतलब वी आई ग्राफ में ऐसे समझा सकते हो आप, वी आई ग्राफ में जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है, और आई वी ग्राफ में भी स्लोप ही होगा, लेकिन वो ऐसा देखेंगे कि अगर वी आई ग्राफ में ए वाला ऊपर वाला जो होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका एंगल ज़्यादा है। जो आई से एंगल ज़्यादा बनाएगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ से आई से एंगल ज़्यादा बना रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म, और क्विज 3.9 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।